नमस्कार मित्रों। मारवाड़ के राठौड़ वंश और उसकी मैं दूसरी क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज जहाँ से हमने कल छोड़ा था, यानी कि मारवाड़ उत्पत्ति के सिद्धांत और उसके बाद में मारवाड़ के जो आरंभिक शासक है, जो राव सिंह से आरंभ होते हैं, आस्थान, सोनागज, उसके बाद में रायपाल, कर्णपाल, और उसके बाद में भीम, जालन सिंह, छाड़ा, तीड़ा, और यहाँ से करते हुए हम आज लोक संत मलिनाथ जी तक पहुँच गए हैं। और उसके आगे के जो प्रश्न हैं उनका हम एमसीक्यू के माध्यम से अध्ययन करेंगे। और जैसा कि इन वीडियो के माध्यम से जो आपका जो सपोर्ट है वो भी बहुत अच्छा, शानदार मिल रहा है। और आपका यही सपोर्ट हमारा उत्साह है और एक नई एनर्जी प्रदान करता है। तो आप ये सपोर्ट जारी रखना। और प्रश्नों की श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाता हुआ, और प्रश्न संख्या 21 है, लोक संत मलिनाथ जी, लोक संत मलिनाथ जी किसके पुत्र थे? तो इसमें प्रश्न संख्या 21, पहला ऑप्शन है राव तीड़ा, दूसरा है राव छाड़ा, तीसरा है राव सलखा जी, और चौथा है राव कनकपाल। इसमें जब हम छाड़ा और तीड़ा के बाद में बात करते हैं तो तीड़ा जी के बाद में कानड़देव, कानड़देव के बाद में त्रिभुवंशी बने। और त्रिभुवंशी के समय राव मलिनाथ जी थे, इन्होंने मलिनाथ जी ने त्रिभुवंशी की हत्या कर दी और हत्या करके अपने पिता राव सलखा जी को, इनके पिताजी का नाम क्या है? राव सलखा जी, सलखा जी को महेवा का शासक बनाया। महेवा कहो, महुआ कहो, और वर्तमान में इसको कहते हैं मेवानगर। कहाँ है ये? जसोल, और जसोल के बाद में आसोत्रा, और आसोत्रा जाते हैं तो इसके भी पास में ये मेवानगर है, जो उस समय राठौड़ों की राजधानी थी। और राठौड़ों की राजधानी ये महुआ जो है वो किसने बनाई? वो बनाई राव तीड़ा ने। इससे पहले जो खेड़ है, ये राजधानी बनाई थी वो दुहड़ जी ने। और इस प्रकार से राव मलिनाथ जी, और मलिनाथ जी, तो मलिनाथ जी का जो जो मूल नाम है वो था मालदेव। क्या नाम था? मालदेव था। राव मलिनाथ जी के बारे में एक और है कि इससे पहले के जितने भी शासक हुए हैं वो सभी राव हैं। क्या है? राव है। लेकिन मलिनाथ जी ने जो उपाधि धारण की थी वो रावण की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? रावण की उपाधि धारण की थी। ये एक संत भी थे और संत के साथ में एक अच्छे शासक भी हुए। और इससे संबंधित एक घटना भी प्रसिद्ध है। इनके पास में महुआ और इनके आसपास में एक गांव है जिसका नाम है सिणली। सिणली गांव है जो सिणली जागीर के नाम से भी प्रसिद्ध है, जहाँ पर अदम कदम का वृक्ष है। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा, वर्तमान में एक मठ है, वहाँ पर अदम कदम का पेड़ है, जहाँ पर लोग अभी जो जेठ माह, जो अधिक मास चल रहा है, वहाँ पर उसकी परिक्रमा देने जा रहे हैं। ये वही सिणली जागीर है। यहाँ पर तीज के समय तीजनियाँ तीज मना रही थी। तब कहते हैं कि गुजरात का एक शासक था मोहम्मद बेग, जिसे मोहम्मद बेग या फिर मोहम्मद बेगड़ा भी कहते हैं। वहाँ की सेना यहाँ से गुजर रही थी, तब उन्होंने इन तीजनियों को अपहरण कर लिया और वो अपने साथ में कान लेके चले गए। वो लेके गुजरात चले गए। तब पीछे उस गांव के लोग वगैरह वो आए। राव, उस समय वो राव कौन था, वहाँ के शासक कौन थे? मलिनाथ जी। मलिनाथ जी के पास में आए। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे कोई सेना मुसलमानों की गुजर रही थी और वो हमारी बच्चियों को लेकर गए हैं और आप उनको छुड़ा के लाओ। तब मलिनाथ जी जाते हैं। उस समय उनका जो पुत्र है जिसका नाम है राव जगमाल। क्या नाम है? जगमाल नाम है। और जगमाल कहता है कि पिताजी आप रुको, मैं जाता हूँ। तब जगमाल और उसके साथ में बहुत सारे घुड़सवार वो अहमदाबाद, गुजरात जाते हैं। और वहाँ से जो यहाँ से जो तीजनियाँ गई थी, वो तीजनियाँ और तीजनियों के साथ में
जो मोहम्मद बेग था उसकी जो राजकुमारी थी जिसका नाम है गिंदोली। क्या नाम है? गिंदोली। ये जो गिंदोली है, इस गिंदोली को भी वो साथ में लेकर आ जाते हैं। जहाँ वो वहाँ से छुड़ाते हैं, तब यहाँ की जितनी भी लड़कियां थी वो और उनके साथ में गिंदोली को लेकर आ जाते हैं। तो एक मारवाड़ में एक दोहा प्रसिद्ध है कि वळती धराने घुड़ले ऊपर घाल, लायो मर्द मालेरो चकमाल। यानी गिंदोली को वळती धराने, यानी वळती धराने जब वापस अहमदाबाद से वापस लौट रहे थे, उस समय वो तीजड़ियों के साथ साथ में वहाँ की जो राजकुमारी थी, जो एक बैकअप के रूप में उस गिंदोली को भी लेकर आ गए। और बाद में गिंदोली और जो राव जगमाल था, इन दोनों के बीच में प्रेम हो जाता है। और इस प्रेम के वशीभूत होकर बाद में गिंदोली है वो वापस वहाँ अपने राज्य में नहीं जाती है और यहीं रह जाती है। और ये क्योंकि ये त्यौहार कौन सा था? ये तीजड़ियों का अपहरण हुआ था, वो तीज का त्यौहार था या फिर गणगौर का त्यौहार था? किसका त्यौहार था? गणगौर का। और ऐसे में गिंदोली के गीत, किसके गीत? गिंदोली के गीत हैं, वो गणगौर में गाए जाते हैं। तो ये इस घटना के साथ में ये गणगौर और गिंदोली ये भी इनके साथ में जुड़ गया है। और ये राव मलिनाथ जी के, और उसके बाद में राव मलिनाथ जी ने, इनकी जो दो पत्नियां हुई हैं, एक का नाम चंद्रावल था, दूसरी रानी रूपादे थी। तो ये लोक मान्यताएं और लोक कथाएं जो संतों के माध्यम से और हम लोग जो सुन रहे हैं उनके माध्यम से ये जानकारी प्राप्त होती है। और इनके जो गुरु थे जिनका नाम था उगम सिंह भाटी। क्या नाम था? उगम सिंह भाटी। आप देखिए, एक मैं आपको एक नई बात बताता हूँ। ये उगम सिंह या फिर उगम सिंह भाटी, आपने हमारे राजस्थान के कहिए या फिर राजस्थान के जो 5 लोक देवता हैं, उन 5 लोक देवताओं में एक लोक देवता है रामदेव जी। रामदेव जी के साथ में एक हरजी भाटी रहे हैं। वो हरजी भाटी इन्हीं उगम सिंह भाटी के पुत्र थे। किनके थे? इन्हीं उगम सिंह भाटी के। ये फलोदी के, वर्तमान में फलोदी में इनका गांव पड़ता है, वहाँ के ये निवासी थे। और इनके साथ में दारू मेघ वगैरह, तो ये तो थे मलिनाथ जी के गुरु। इनका मूल नाम था वो मालदेव। और उनके समय की जो घटना है वो है तीजड़ियों का अपहरण वगैरह। इसके साथ में एक यहाँ पर युद्ध भी हुआ था राव मलिनाथ जी के समय। उस समय एक राव जगमाल के बारे में कहा जाता है कि पग पग भांगी, पग पग नेजा फाड़िया, पग पग भांगी ढाल, बीबी पूछे खान ने जग किता जगमाल। वो इसी जगमाल के बारे में कहा जाता है कि जहाँ भी देख रहे हैं वहाँ पर सीधा किसका हाहाकार मच रहा है? एक सिर्फ जगमाल का है कि जग में जगमाल है तो कितने जगमाल है। तो ऐसा वो एक पराक्रमी पिता का पुत्र था राव जगमाल। और इस प्रकार से ये प्रश्न संख्या 21 पूरी हुई। और अब आगे का प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कहती है, निम्नलिखित राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से, साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाई? देखिए, संघर्ष है जो मंडोर के साथ में मारवाड़ के राठौड़ वंशों का जो संघर्ष है वो राव धुवड़ के समय शुरू हो जाता है। किसके समय से? राव धुवड़ के समय से। यानी राव धुवड़ कब? आस्थान के बाद में सीधे राव धुवड़ आते हैं। वहाँ राव धुवड़ से ये जो मंडोर के साथ में मंडोर के प्रतिहारों से जो संघर्ष शुरू होता है, वो संघर्ष ठेठ ये विरम तक, रावचूड़ा तक कह दीजिए आप, रावचूड़ा तक जारी रहता है। यानी कि मारवाड़ के राठौड़ों ने मारवाड़ में घुसने के लिए बहुत बड़ा लंबा संघर्ष किया है। ये लगभग 1309 से शुरू होता है और ये यहाँ तक आते आते लगभग रावचूड़ा जब राजा बनता है तब जाकर, और उस समय भी आक्रमण होते हैं, लेकिन उस समय फिर इतनी स्थिति कमज़ोर नहीं थी। लेकिन बाद में भी एक प्रतिहारों का, पुंगल के भाटी और मुसलमान वगैरह वो सभी मिलकर रावचूड़ा
से युद्ध करते हैं और उस युद्ध में 1383 में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये है राव धुवड़ से लेकर और राव चूड़ा तक का ये पूरा समय है वो मारवाड़ के इन प्रतिहारों से, गुर्जर प्रतिहारों से इनके संघर्ष का रहा है। तो ऐसे में कूटनीति और साहस के माध्यम से, यानी कि दो काम किसने अपनाए। एक आप ये देखिए, जो राव चूड़ा है, इनके पिता का नाम है वीरम। क्या नाम है? वीरम। यानी अभी जो हम मलिनाथ जी का अध्ययन कर रहे थे, इन मलिनाथ जी के छोटे भाई। और वीरम को मलिनाथ जी ने यहाँ का यानी कि मंडोर का शासक बनाया था। कहाँ का? मंडोर का शासक बनाया। और इसके बारे में जो ये नैणसी की ख्यात वगैरह में एक उक्ति भी आती है कि मालेरा मड़े। किसका? मालेरा मड़े और वीरमरा गढ़े, ये इनका बंटवारा हुआ था ना। बंटवारे के समय इनको कहा था कि देखो माले माले वीरमरा गढ़े, ये इनके बीच में जब बंटवारा हुआ तब ये एक लाइन कही गई थी कि माले रामड़े, यानी कि माले यानी कि मलिनाथ जी। तो मलिनाथ जी यानी कि इनका नाम था वो क्या था? मालदेव था। तो मालदेव के जो वंशज होंगे वो कहाँ रहेंगे? रेगिस्तानी क्षेत्र में। मारवाड़ का वो जो क्षेत्र है जो बाड़मेर का है, ये जो मालानी क्षेत्र है, इस समय रहेंगे। और वीरमरा गढ़े यानी कि मंडोर, नागौर और सोजत वगैरह है, ये क्षेत्र है वो वीरम को दे दिया था। तो ये एक प्रसिद्ध उक्ति है जो राव वीरम और मलिनाथ जी के बीच की है, जो हमें प्राप्त होती है। अब कहते हैं कि साहस और कूटनीति के माध्यम से अब वीरम है वो जोहियों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा जाता है। किन से युद्ध करता हुआ मारा जाता है? जोहियों से। ये जोहियावटी है, यहाँ जोहियावटी के जो जोही थे उनसे ही युद्ध करता हुआ। तो मारवाड़ के राठौड़ों में दो शासक, एक तो रायपाल। कौन? रायपाल। और दूसरा है जो है वीरम। ये दोनों हैं जो किन से युद्ध करते हुए मारे जाते हैं? जोहियों से। तो जो यहाँ राव वीरम मारा जाता है, उसके बाद में राव चूड़ा मंडोर का शासक बनता है। लेकिन यहाँ पर एक जो अधिकार है, आप उसको यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर स्थायीपन है, वो ला नहीं पा रहा था। ऐसे में इंदा प्रतिहारों ने राव चूड़ा और इनका जो देखा तो उसमें यहाँ पर उनको चूड़ासर नामक एक राव चूड़ा ने बाद में एक नगर भी बसाया था। और इनको राव मलिनाथ जी ने सालुड़ी जो नाम की सालुड़ी गांव है वो जागीर में प्रदान किया था। तो राव चूड़ा ने जब इंदा प्रतिहारों से पार नहीं पाया गया तब, और ऐसे में इंदा प्रतिहार थे वो भी अपना साम्राज्य स्थापित नहीं कर पा रहे थे, यानी कि अपने हाथ में नहीं रख पा रहे थे। और ऐसे में इंदा प्रतिहार जिसका नाम था धवल, राय धवल है, इंदा प्रतिहार था राय धवल। इस राय धवल ने अपनी पुत्री का विवाह है वो राव चूड़ा से कर दिया और मंडोर दहेज में दे दिया। उसके बारे में कहा भी जाता है, एक उक्ति है, एक कथन है, एक लोक प्रचलित दुआ है जिसमें कहा जाता है कि इंदेरो एहसान कमदज कदे मत भूल जे। किसका? इंदेरो एहसान, यानी कि इंदा प्रतिहारों का एहसान कमदज। कमदज कहा गया है कनौज, यानी कि ये कहाँ से आए थे? कनौज से आए थे, या कनौज के पास का बंदयू क्षेत्र। तो ये कि इंदेरो एहसान कमदज कदे बत भूल जे, यानी कि ये कनौज के राठौड़ों, तुम इंदे प्रतिहारों का एहसान है वो जिंदगी में कभी मत भूलना। चूड़े चवरी चाड़ दियो, यानी कि जो चूड़ा है उसको चवरी चाड़ा, यानी कि अपनी पुत्री उसका विवाह राव चूड़ा से किया और मंडोर दियो दहेजे, और मंडोर दहेज में दे दिया। और इस प्रकार से यहाँ पर जो इंदा प्रतिहारों का संघर्ष है वो खत्म हुआ और इंदे हैं वो राव चूड़ा के सामंत बन गए। क्या बन गए? सामंत बन गए। अब ये जो सामंत बनते हैं तब मारवाड़ में एक नई प्रथा आरंभ होती है जिसे कहते हैं सामंती प्रथा, यानी कि, और ये प्रश्न भी बनता है कि सामंती प्रथा की शुरुआत मारवाड़ में किस शासक के समय हुई? तो आप कह सकते हो कि वो हुई है राव चूड़ा के समय। किसके समय? राव चूड़ा के समय ये जो मारवाड़ में सामंती प्रथा की शुरुआत होती है। और राव जोधा के समय ये जो सामंती प्रथा है उसको वो बहुत मजबूती के साथ में वो दिखने आरंभ हो जाती है। लेकिन
राव सातल और सूजा के समय आते आते एक ये सामंती प्रथा बहुत ही विकराल रूप धारण कर लेती है, क्योंकि जो राजाओं का ये जो काम काज है उसमें ये उनका यानी कि सामंतों का हस्तक्षेप वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो सामंत कहेंगे वो ही राजा बनेगा, ये स्थिति आ गई थी। तो इसमें एक प्रश्न ये बनता है कि सामंती प्रथा की शुरुआत किससे हुई? राव चूड़ा से हुई। इसको स्थायित्वपन कहाँ मिला? राव जोधा के समय। अब राव जादव का पुत्र हुआ सातल, सातल और सातल का भाई हुआ सूजा, और सूजा के समय आते आते इस जो सामंती प्रथा ने क्या है, विकराल रूप धारण कर लिया था। इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न संख्या 22 यह पूर्ण होता है। अब आगे बढ़ते हैं और आता है प्रश्न संख्या 23। इस प्रश्न संख्या 23 में है कि राव चूड़ा के संबंध में असत्य कथन है। अब इनमें से वो कौन सा कथन है जो असत्य है? इंदा प्रतिहार ने राव चूड़ा को मंडोर दहेज में दिया। तो ये कथन, ये उक्ति एकदम सही है, क्योंकि इंदा प्रतिहार थे, इंदा प्रतिहारों ने राव चूड़ा को मंडोर दहेज में दिया था। दूसरा कथन है कि सामंती प्रथा का सर्वाधिक विकास जोधा के समय हुआ। तो ये बात भी सही है, लेकिन ये बात कहे कि सामंती प्रथा की शुरुआत कहाँ हुई, तो शुरुआत की बात आए तो आ जाएगा, कौन आएगा? सामंती प्रथा की शुरुआत की बात आएगी तो आएगा राव चूड़ा, और सामंती प्रथा का विकास की बात आए तब आएगा राव जोधा। और उसका विकराल रूप है, यानी कि हस्तक्षेप हो गए ज़्यादा, और ऐसे में राव सूजा वगैरह ये जो शासक बने हैं वो सभी सामंतों के हस्तक्षेप के कारण बने थे। तो ऐसे में जैसे कि सबसे बड़ा पुत्र राव बीका था, तो बीका को साम्राज्य ने मिलकर राव जोधा और बीका के बीच में एक समझौता हुआ था। तब राव जोधा ने कहा था कि जो हमारे कुल के जितने भी राज चिन्ह हैं वो सभी मैं तेरे को प्रदान कर दूंगा, और तूने बीकानेर में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है, तो ऐसे में तू अब तेरे भाइयों के लिए जो जोधपुर का साम्राज्य वो छोड़ दे। तब बीका मान गया था, लेकिन बाद में सातल कम समय रहता, तब सूजा से बात होती है, तब सूजा मना कर देता कि मैं कोई भी राज चिन्ह वगैरह कुछ नहीं देने वाला, तेरे में दम है तो युद्ध करके ले ले, वरना सीधा मैं देने वाला नहीं हूँ। तब युद्ध होता है, तब राव सूजा और राव बीका की माँ है वो बीच में हस्तक्षेप करती है और ये युद्ध रुकता है। बाद में उनके जितने भी जो राजकीय चिन्ह हैं, जिसमें जो ढाल, तलवार और घोड़े वगैरह जो भी राजकीय चिन्ह में लगभग 15-16 चीज़ें हैं, वो सभी राव बीका लेकर चला जाता है, और उनके बीच में जो है वो उनका युद्ध वहाँ समाप्त होता है। अब तीसरा कथन है कि मारवाड़ में सामंती प्रथा की शुरुआत राव चूड़ा द्वारा की गई। ये कथन एकदम सही है। अब चौथा है मंडोर को सर्वप्रथम राठौड़ों की राजधानी राव जोधा ने बनाई। ये कथन सही है क्या? मंडोर को राठौड़ों ने, अब इसमें से असत्य कथन पूछा है, तो इसका मतलब असत्य कथन यही हुआ, यानी मंडोर को सर्वप्रथम राठौड़ों की राजधानी बनाने वाला कौन था? तो वो था राव चूड़ा। वैसे राव वीरम, पर वीरम के समय ये स्थायित्व नहीं था, तो ऐसे में आप राव चूड़ा को ही कहेंगे। और वैसे कहा जाता है कि मारवाड़ के राठौड़ वंश का वास्तविक जो संस्थापक है वो कौन है? वो भी राव चूड़ा है। ठीक है ना? ये इसके बारे में विभिन्न कथन मिलते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24 है कि निम्न में से किस राठौड़ नरेश ने मंडोर के प्रतिहारों से मंडोर किला दहेज में प्राप्त कर लिया? ये वापस रिपीट हो रहा है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल कॉलेज जो शिक्षा डिग्री वाला है 2024 में ये प्रश्न आया है, और उसमें है कि राव अस्थान है, राव जालनसी है, चूड़ा है, या फिर राव वीरम है। तो इसका प्रश्न क्या, उत्तर क्या होगा? राव चूड़ा है। ये रिपीट हो गया है। आगे प्रश्न है कि राठौड़ वंश के शासक अपने कुलदेवी के रूप में, किसके रूप में? अपने कुलदेवी के रूप में किसे पूजते हैं? चामुंडा माता, नागणेची माता, बाण माता, या फिर स्वांगिया माता? देखिए, अपन जब मंडोर जाते हैं तो मंडोर में चामुंडा माता का लगभग 2000 वर्ष पुराना मंदिर मिलता है। मंडोर में जो मंडोर किले के ऊपर, किले के पास में जाते हैं, वहाँ पर एक बहुत पुराना चामुंडा माता का मंदिर है। लेकिन ये राठौड़ों की कुलदेवी नहीं है, ये राठौड़ों की है आराध्य देवी। कौन? चामुंडा माता।
ये है राठौड़ों की आराध्य देवी। तो ऐसे में एक प्रश्न ये भी उठता है कि चामुंडा किन की कुल देवी है? तो चामुंडा राठौड़ों से पहले मारवाड़ में किन का शासन था? तो इनसे पहले था गुर्जर प्रतिहारों का। गुर्जर प्रतिहारों का शासन था। तो ये है जो गुर्जर प्रतिहार है उनकी कुलदेवी है। कौन? चामुंडा माता। और चामुंडा माता का एक नाम गाजना माता भी मिलता है। ये गाजना माता है वो भी इन गुर्जर प्रतिहारों की कुलदेवी है। तब राठौड़ों की कुलदेवी कौन हुआ? तो राठौड़ों की कुलदेवी हो गए नागणेची माता। क्या हो गई? नागणेची माता। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? नागणेची माता, जो राठौड़ वंश की कुलदेवी है। और इसका मूल नाम क्या था? जो कर्नाटक में जो इनको पूजा जा रहा है वहां पर इसका नाम क्या है? तो वहां पर इसका नाम है चक्रेश्वरी देवी। क्या नाम है? चक्रेश्वरी देवी। और ये है इनके कितने कितने हाथ की प्रतिमा है? 18 हाथ की प्रतिमा है। कितने हाथ की प्रतिमा है? 18 हाथ की प्रतिमा है। और ये प्रतिमा कौन लेके आया था वहाँ कर्नाटक से? तो राव आस्थान का पुत्र हुआ था राव धुवड़। कौन? राव धुवड़। ये राव धुवड़ थे जो है चक्रेशी माता की मूर्ति है, जो कर्नाटक से लाकर और बालोतरा, वर्तमान में बालोतरा का एक स्थान है जिसका नाम है नागाण्य। क्या नाम है? नागाना। इस नागाना में लाकर इस मूर्ति की स्थापना की। और ये जो मूर्ति की स्थापना की है वो है बालोतरा के नागाना में। और ये जो राठौड़ वंश है, जो पूरे राजस्थान नहीं पूरे भारत का राठौड़ वंश है, उसकी कुल देवी है। कौन? नागणेची माता। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये बाण माता आ गया, स्वांगिया माता आ गई। तो ये भी अलग अलग कुल देवियाँ हैं। स्वांगिया माता है, स्वांगिया जी कहाँ की है? ये है अपने जैसलमेर के हैं कुल देवी। और बाण माता, इसका दूसरा नाम, ये जो मेवाड़ के गुहिल हैं, ये मेवाड़ के गुहिलों की कुल देवी है। और इनके बारे में ये है कि मेवाड़ की जो कुल देवी बाण माता है, इनका ये जो राणा हमीर है, जिनसे मेवाड़ के हमीर जो सिसोदिया शाखा स्थापित होती है, उनकी जो माता है वो थी, उनकी माता है वो इनकी कुल देवी है। और कुल देवता के रूप में तो अपन सभी जानते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न यहाँ पर पूरा होता है। और आगे प्रश्न संख्या 26 कि मारवाड़ के राव चूंडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नांकित में से सही विकल्प का चयन करना है। देखिए, प्रश्न थोड़ा बड़ा है, लेकिन यह राव चूड़ा से संबंधित है और RAS प्री 2024 में आ चुका है। कहाँ आया है? RAS प्री 2024 में आया है। और इसमें यह मारवाड़ के राव चूड़ा से संबंधित है। अब ये क्या कह रहा है उसके बारे में सुनिए। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है कि राव चूड़ा को मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ। क्या यह कथन सही है? एकदम सही है। किन से दहेज में प्राप्त हुआ? इंदा प्रतिहारों से। अब राव चूड़ा की मृत्यु के पश्चात राव रणमल राजगद्दी पर आसीन हुआ। क्या यह कथन सही है? क्या यह कथन सही नहीं है? क्योंकि राव चूड़ा की जो मृत्यु होती है तब उनकी जो महोलानी पत्नी थी, जिनका नाम है किशोरी देवी। क्या नाम है? किशोरी देवी। और किशोरी देवी का पुत्र था जिसका नाम था, देखो याद करना हो तो बहुत ही सरल है, क से किशोरी देवी और इनका पुत्र हो गया कान्हा। क्या हो गया? कान्हा। कान्हा याद रखना हो तो कृष्ण भगवान भी याद रख सकते हो। ये कान्हा है वो राव चूड़ा कि ये बहुत ही खास मैडम थे। तो ऐसे में इन्होंने कहा कि नहीं, मेरे बेटे को बनाओ, रणमल को नहीं बनाना है। क्योंकि इससे बड़ा था वो कौन था? राव चूड़ा का जो ज्येष्ठ पुत्र था जिसका नाम था रणमल। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, रणमल को मत बनाओ तो अपने पुत्र को बनाओ। तब कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाया जाता है। ऐसे में ये प्रश्न है वो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो ऐसे में ये 2 कथन ही है, तो इसका मतलब कथन 1 सही हो गया। तो देखो इसमें पहला क्या है? केवल 1 सत्य है तो सही है, ये 1 ही
सत्य है। अब देखिए एक प्रश्न यहाँ से भी आ सकता है। अब कान्हा है, कान्हा रहता है, लेकिन ऐसे में कान्हा कम समय रहता, 3 साल ही रहता है, कान्हा की हत्या कर दी जाती है। तब कान्हा के बाद में बनता है मारवाड़ का शासक सत्ता, लेकिन सत्ता को भी ज्यादा दिन तक नहीं रहने देते हैं, बाद में बन जाता है रणधीर। ये किताबों में कम ही मिलेंगे, कम से ये कान्हा के बाद में सीधा रणमल का ही बताएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब कान्हा को मारवाड़ का शासक बना दिया जाता है, राव चोड़ा की मृत्यु हो जाती है, तब रणमल है जो यहाँ से रूट कर और चला जाता है कहाँ पर, मेवाड़ में। कहाँ गया, मेवाड़ में। एक देखो मेवाड़ में एक और भी हो जाती है। राव चूड़ा ने अपनी पुत्री थी जिसका नाम था हंसाबाई। क्या नाम था, हंसाबाई। इस हंसाबाई का विवाह राव चूड़ा ने मेवाड़ में करवाया। तो जोशी जी को वहां पर भेजा था और जोशी जी को कहा था कि जो राणा लाखा है, लाखा का ज्येष्ठ पुत्र था कुंवर चूड़ा, इधर ससुर भी चूड़ा और उधर वो जवाई है वो भी चूड़ा, कुंवर चूड़ा थे जो मेवाड़ के थे, उनके लिए उन्होंने वो नारियल भेजा था। लेकिन उस दिन जब वो मेवाड़ की जो पंचायत बैठी थी उसमें कुंवर चूड़ा किसी काम से वहां पर थे नहीं। तब वो जोशी जी वहां गए और वहां पर चूड़ा जी मिले नहीं। तब वो नारियल है वो लेकर वापस निकल रहे थे। तब ऐसे में राणा लाखा उस दरबार में बैठे थे। उन्होंने कहा कि जोशी जी मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ और ऐसी उम्र में मेरे साथ में ये कौन मजाक कर रहा है जो नारियल भेजकर अपनी बेटी का जो संबंध है हमारे मेवाड़ से जोड़ना चाह रहा है, ऐसा मजाक कौन करना चाहता है। लेकिन जोशी जी कुछ बोलते नहीं है। जोशी जी वापस आ जाते हैं और जोशी जी ये बात मारवाड़ में आकर सुनाते हैं। तब राणा ये राव चूड़ा कहते हैं कि ये नारियल आप वापस ले जाओ और उनको कहो कि अगर मेरी पुत्री से जो पुत्र होगा अगर वो मेवाड़ का शासक बनता है तो मैं ये नारियल राणा लाखा को देने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे में जब ये बात मेवाड़ में चली तब क्योंकि वहाँ पर मेवाड़ में नेक्स्ट शासक बनता कौन, कुंवर चूड़ा, क्योंकि सबसे बड़ा वही था। तब कुंवर चूड़ा ने एक भीष्म प्रतिज्ञा की कि मैं मेरे पिता अगर ये शादी करते हैं तो मैं एक भीष्म प्रतिज्ञा करता हूँ कि आगे से जो कुंवर चूड़ा के जो वंशज हैं वो मेवाड़ का शासक नहीं बनेंगे। तो ये भीष्म प्रतिज्ञा की, इसी कारण से मेवाड़ का भीष्म पितामह किसको कहा जाता है, मेवाड़ के कुंवर चूड़ा को कहा जाता है। और बाद में इस उपकार के लिए जितने भी राजकीय आदेश मेवाड़ के निकलते हैं उसमें एक साइड में अगर मेवाड़ के राजा का नाम होगा तो दूसरे साइड में जो कुंवर चूड़ा है उसके जो वंशज होंगे उनके वहाँ पर वो साइन वगैरह और ये होता था। ये उनके इस उपकार के लिए उन्होंने जो राजवंश राजशाही छोड़ी उसके लिए इनके ऊपर ये उपकार किया गया था। और जब हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ में होता है तब रणमल उनके साथ में, अब रणमल यहाँ से रूठ गया तो वो उनके साथ में चला जाता कहाँ, मेवाड़। तब राणा लाखा ने, देखिए राणा लाखा ने धनला, क्या नाम है गांव का नाम है धनला और ये पाली में पड़ता है। इस पाली की धनला गांव की जागीर है वो राणा लाखा को दी थी। ये प्रश्न भी बन सकता है कि मारवाड़ के राजकुमार राव रणमल को मेवाड़ के राणा लाखा ने कौन सी जागीर प्रदान की थी, तो वो धनला गांव की जागीर है वो प्रदान की थी। प्रश्न संख्या है, ये प्रश्न भी उत्तर आगे आ गया है कि मेवाड़ के एक शासक ने धनला पाली की जागीर किस मारवाड़ शासक को दी थी। तो एक इसमें ये नाम भी आना चाहिए, ये भी एक परीक्षा में आ चुका है प्रश्न। तो मेवाड़ के एक शासक, तो वो शासक कौन थे, राणा लाखा थे। कौन थे, राणा लाखा थे। यानी राणा लाखा है तो इस समय ये राणा लाखा को लखपति भी कहा जाता है। उस समय आहड़ में एक बहुत बड़ी जो है आहड़ के पास में नहीं है, एक बहुत बड़ी सोने और चांदी की जो खान है वो मेवाड़ में निकली थी और इस कारण से इनको लाखा और लाखा के साथ में लखपति ये भी जुड़ता है। थोड़ा सा वो नाम में कन्फ्यूजन है कि कौन सा वो गांव था। और तो वो कौन सा शासक था, तो वो राणा लाखा था जिसने
धनला पाली की जागीर किस मारवाड़ शासक को दी? तो जब राव रणमल मारवाड़ का शासक बनता है तो ये राव रणमल था जिसको धनला गांव की जागीर प्रदान की गई थी। और इस प्रकार से राव रणमल का समय है जो मारवाड़ में कहो या ये 1426 में स्टार्ट होता है और जो 1438 तक चलता है। कहाँ से? 1426 से लेकर 1438 में। लेकिन ये जो अब राणा लाखा और हंसाबाई से जो पुत्र हुआ उसका नाम क्या था? उसका नाम था, क्या नाम था? मोकल था। और ये मोकल है जो राणा रणमल का क्या था? भाणेज था। और राणा लाखा की बहुत कम समय बाद में मृत्यु हो जाती है। ऐसे में मोकल है, मोकल वो उस समय छोटा था, तब राव रणमल है इनके संरक्षक बन गए थे। पहले इनके संरक्षक कौन थे? इनके जो भाई थे कुंवर चूड़ा थे। लेकिन हंसाबाई ने उन पर विश्वास नहीं किया। हंसाबाई को भरोसा नहीं था कि क्या पता कभी कोई मौका देकर मोकल को मार ना दे। तो ऐसे में उन्होंने रणमल को बुलाया कि रणमल तू आ जा, अब तेरे भांजे की रक्षा कर और इनको सपोर्ट कर और राजकाज कैसे चलाना है वो सिखा, तथा मेवाड़ के कौन कौन दुश्मन हैं उनके बारे में भी तो इनकी सहायता कर। तो ये है आगे कुंवर जो है। तो इस प्रकार से ये जो 1426 से लेकर और 1438 यानी ये जो पूरा पूरा काल है वो इस काल में मारवाड़ मेवाड़ में एक तरह से रणमल की ही चलती है। 1426 से लेकर और 1438 तक। 1438 में जब रणमल मारा जाता तब तक मेवाड़ में एक तरह से एक प्रकार की पूरी पूरी हुकूमत किसकी थी? वो रणमल की थी। चलो आगे प्रश्न नेक्स्ट करते हैं। 28 प्रश्न संख्या 28 है, जब जोधा के पिता रणबल की मेवाड़ में हत्या कर दी गई तो जोधा ने वहां से भागकर कहां शरण ली? अब देखिए राव रणबल ने मेवाड़ पे कितने उपकार किए, उनका उनको कैसे बदला मिला और किस गलती के कारण मिला वो आप थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि राव रणबल जब मोकल जो छोटा था तब वो मेवाड़ में चला गया और उसने मोकल का पूरा पूरा सपोर्ट किया। लेकिन हंसाबाई की ये गलती थी कि उन्होंने जब कुंवर चूड़ा को पर भरोसा नहीं किया तो कुंवर चूड़ा वहाँ से रूट कर मालवा चले गए थे। मालवा का जो वहाँ का जो मुस्लिम शासक था उसके पास में। तब पूरा पूरा राजकाज है वो किसने? राव रणमल ने ही संभाला। यानी मोकल को पूरा पूरा राजकाज और उनके दुश्मन वगैरह है उनसे निपटना वगैरह ये सभी काम किसने किया? राव रणमल ने किया। लेकिन बाद में मोकल की हत्या हो जाती है। वो चाचा और मेरा नाम के जो है एक दासी के पुत्र थे उन्होंने इसमें चाचा मेरा ये इन दोनों ने और इनके साथ में एक और व्यक्ति था उन सभी ने मिलकर मोकल की हत्या कर दी थी। तब रणमल है मेवाड़ वालों की इन दोनों को मारकर यानी कि मोकल की हत्या का बदला लेता है। उसके बाद में जब और भी जो आक्रमण होते हैं उस आक्रमण में भी रणमल है वो मेवाड़ का सहायक बनता है। यानी कि हर प्रकार से काम तो रणमल मारवाड़ वाला कर रहा था लेकिन उसके यशगान किसका बढ़ रहा था? वो बढ़ रहा था मेवाड़ का। लेकिन बाद में मेवाड़ का एक मोकल का भाई कुंभा है, कुंभा मोकल का पुत्र कुंभा है, इनका एक भाई था जिसका नाम था राघव देव। इस राघव देव की रणमल ने हत्या करवा दी थी और ये हत्या होते ही रणमल के मेवाड़ में दिन फिरने लग गए। यानी कि आज तक मेवाड़ में जितने ठाट बाट थे अब वो स्थितियां चेंज होने लगी। और रणमल की एक प्रेयसी थी, प्रेमिका थी जिसका नाम था भारमली। मारवाड़ के इतिहास में और बीकानेर के इतिहास में भारमलियों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, उनका हस्तक्षेप। अच्छा मारवाड़ के संदर्भ में देखा जाए तो रणमल भी ये भारमली है और उसके बाद में जो मालदेव है उस समय भी एक भारमली आती है। और इस भारमली के कारण यानी मालदेव की भारमली के कारण तो
रानी रूपा दे, रानी उमा दे, वो हमेशा के लिए क्या बन जाती है, रूठी रानी बन जाती है। और ये बारमली थी, जो मेवाड़ की बारमली थी, ये एक दिन जो रणमल बारमली का इंतजार कर रहा था और बहुत ज़्यादा नशे में था, तब वो लेट आ जाती है। तब बारमल कहता है, रणमल कहता है कि तू इतनी लेट क्यों आई है, मैं तेरे को एक दिन इस मेवाड़ की रानी बना दूंगा। तब ये बात जाकर वो कुंवर चूड़ा को, इनको मेवाड़ के जो है आहाड़ा हिंगोला और इनको वो जाकर ये सूचना देती है कि ऐसी ऐसी बात रणमल कर रहा है। तो इसमें उनको एक संदेह होता है कि कहीं न कहीं मौका देखकर ये व्यक्ति है जो मेवाड़ पर कब्जा कर लेगा। तब चूड़ा, जो चूड़ा था वो वापस आ गया था। ये चूड़ा और अक्का सिसोदिया और भारमली, ये सभी लोग मिलकर, क्योंकि रणमल का व्यक्ति तो बहुत ही खूंखार था, वो अकेले से यानी लगभग 7-8 से तो वो मारन भी नहीं जाए। ऐसे में भारमली को एक काम दिया गया कि तू उसको बहुत ज़्यादा शराब पिला दे। जब बहुत ज़्यादा रणमल को शराब पिलाई, इसके कारण उसके बाद वो बेहोश होकर और खाट पर पड़ गया। तब ऐसे में ये आहाड़ा हिंगुला और ये अक्का सिसोदिया और चूड़ा ने उसको उस खाट पर बांध दिया और बांध कर और फिर इसकी हत्या की थी। ठीक है। तब एक नागरची था, उस नागरची ने उसने कहा था कि जोधा भाग सके तो भाग, यानी कि जोधा भाग सके तो भाग, थारो रणमल मारे जाए, यानी कि आज तेरे रणमल की है वो मृत्यु हो रही है और तू अगर मेवाड़ से भाग सकता है तो भाग जा। तब रणमल को इस बात का पहले भी मालूम था। तब रणमल ने मेवाड़ को जो मेवाड़ का जो मैन किला है उसके अंदर तो रणमल रह रहा था, लेकिन इनको किले से बाहर रखा हुआ था कि तुम यहीं रहो, अगर मेरे को कभी ज़रूरत हुई तो मैं आपको बुला दूंगा, वरना तुम यहीं रहो। और जब ये नागरची ने जब ये बात उसने वो ढोल बजा कर कही तो राव जोधा ने सुन ली। तब राव जोधा वगैरह वहीं से मारवाड़ की तरफ दौड़ जाते हैं। इनके साथ में लगभग 700 सैनिक थे, 700 सैनिकों का दल है, वो मारवाड़ की तरफ भागता है। तब इनके पीछे कुंवर चूड़ा वगैरह आते हैं और इनके एक इनके बीच में एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं अरबली का युद्ध। कौन सा है? अरबली का युद्ध। और इस अरबली के युद्ध के द्वारा कुंवर चूड़ा ने, जिसमें आहाड़ा हिंगोला और ये अक्का सिसोदिया वगैरह सभी साथ में थे, और ये जोधपुर पर, यानी कि उस समय जोधपुर नहीं, उस समय उसको मंडोर ही कहते थे, मंडोर बाद में वो करता है जोधपुर, इस मंडोर पर उनका अधिकार हो गया। ठीक है ना, ये 1438 में। तब राव जोधा वहाँ से निकला और निकलते ही वो कहाँ पहुँच जाता है? काहुनी गांव। ये काहुनी गांव है। वो काहुनी गांव कहाँ है? ये काहुनी गांव है बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। यानी यहाँ पहुँच जाता है और यहाँ पर वो शरण लेता है। और ऐसे में फिर कुंवर चूड़ा वगैरह वो भी आगे जाते नहीं है, और इन्होंने अक्का सिसोदिया और आहाड़ा हिंगालो को जो मंडोर है वहाँ का शासन दे देते हैं। उनको कहा कि तुम यहाँ पर शासन करो, और कुंवर चूड़ा वगैरह वापस मेवाड़ की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। और उसके बाद में कुंवर चूड़ा का बहुत बड़ा राव जोधा का बहुत बड़ा संघर्ष रहता है, और तब जाकर और 1453 में मंडोर पर इनकी वापस विजय होती है। अब आगे है प्रश्न संख्या 29। राव जोधा ने किस वर्ष मंडोर को विजिट किया? अब ये प्रश्न आया है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2015 के अंदर। इसमें 1438, 1440, 1458 और 1453 ये सन दे रखे हैं। तो इसका उत्तर होगा 1453। 1438 में रणमल की हत्या की जाती है। कब की जाती है? 1438 में। और ये 38 से लेकर और 53 तक का समय, कहाँ तक का? 1438 से लेकर और 53 तक के समय में राव जोधा ने संघर्ष ही संघर्ष देखा। इसमें नैन्सी की ख्यात वगैरह में बहुत सारी बातें मिलती है। राव जोधा ने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए, लेकिन वो मंडोर पर अधिकार नहीं कर पाता है। लेकिन 1453 में हड़बूजी सांखला और इसमें और बहुत सारे लोगों के सहयोग से और 1453 में वो मंडोर पर अधिकार कर लेता है।
लेकिन उसके दिमाग में ये बात बैठती है कि मंडोर है वो मारवाड़ के लिए सुरक्षित नहीं है। तब वहाँ से मंडोर से वो मैरानगढ़, जिसका उस समय नाम था मिहिरानगढ़, मिहिरान यानी कि सूर्य का गढ़, जहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, वो मिहिरान, वो मिहिरानगढ़ है, उसकी तरफ आते हैं। और वहाँ पर एक बाबजी थे जिनका नाम है चिड़ियानाथ जी। क्या नाम है? चिड़ियानाथ जी वहाँ पर बैठे थे, वो वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। चिड़ियानाथ जी ने कहा कि भाई यहाँ तो मैं तपस्या कर रहा हूँ, आप जोधा जी यहाँ पर कैसे किला बनाओगे? तब जोधा ने कहा कि नहीं, मैं आपको कहने आया हूँ कि आज अपने ये बोरिया बिस्तर यहाँ से उठा दो, कल यहाँ पे नहीं होने चाहिए। तब चिड़ियानाथ जी ने एक श्राप दिया था कि जो मंडोर है, जो जोधपुर है, इस जोधपुर में जो भी राज परिवार रहेगा जब तक, तब तक उनके लिए परिवार में पानी की जो है वो कमी रहेगी। और एक दूसरा और श्राप दिया था, ये 2 श्राप दिए थे। तो इसमें चिड़ियानाथ जी ने जब ये बात, और उसके बाद में चिड़ियानाथ जी का वहाँ पर ज़बरदस्ती वहाँ पर उनका जो बोरिया बिस्तर वहाँ से समेट दिया गया। और यहाँ ये चिड़ियानाथ जी यहाँ पर बैठते थे, इस कारण से मैरानगढ़ की ये चोटी है वो चिड़िया टूंक भी कहलाती है। क्या कहलाती है? चिड़िया टूंक। इसको मैरानगढ़ भी कहते हैं। ये मेहरान अब हुआ है, उस समय था महिरानगढ़। मिहिरान, मिहिर मतलब सूर्य का, यानी कि आज भी जो सूर्य नगरी है वो कौन कहलाती है? वो जोधपुर कहलाता है। मीरानगढ़ हो गया, चिड़िया टोंक हो गई, और ये इसके विभिन्न नाम हो गए। और इस प्रकार से 1453 में ये राव जोधा है वो मंडोर पर अधिकार करता है। आगे प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30। डॉक्टर ओझा के अनुसार मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? डॉक्टर ओझा मतलब गौरी शंकर हीराचंद जी ओझा, इनके अनुसार मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक तो वो होगा, क्या होगा? राव जोधा होगा। अब देखिए प्रश्न ये आता है कि मारवाड़ का राठौड़ वंश का प्रथम शासक, अगर ये कहे कि मारवाड़ के राठौड़ वंश का प्रथम शासक, तो सीधा आएगा कौन? राव सिंहा। अगर ये पूछा जाए मारवाड़ के राठौड़ वंश का वास्तविक शासक, प्रथम वास्तविक शासक, यानी जिसे अपन वास्तव में राजा कह सकते हैं, तो वो होगा, प्रथम वास्तविक शासक होगा, वो होगा राव चूड़ा। प्रथम वास्तविक शासक है जो शासक कहने के लायक हुआ, जैसे कि उसने चूड़ासर वगैरह नगर भी बसाया, और जो सामंती व्यवस्था है उसका भी आरंभ किया, तो वो था राव चूड़ा। लेकिन प्रथम प्रतापी शासक वो अगर पूछा जाए तो क्या आएगा? राव जोधा आएगा। क्या आएगा? राव जोधा आएगा। इस प्रकार से ये हमारे आज के 10 प्रश्न पूरे होते हैं।